नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे अ, ई, उ, क। वर्णमाला हिंदी लेखन के लिए जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा गया है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जैसा ऊपर बताया है। स्वर स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें से 11 मूल स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। दोस्तों, जो ये री है, आप इसे, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। अक्सर क्या होता है कि मैं जब ये प्रैक्टिस करता था तो मैं री को भूल जाया करता था, री मेरे दिमाग से स्किप हो जाता था एज अ स्वर। तो मैं इसे हाईलाइट यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आप ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं री को भूल जाया करता था। तो इसे याद रखना: री, ए, ओ, औ और दो अयोगवाह स्वर, अंग जिसे अनुस्वार कहा जाता है और अह जिसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये दो अयोगवाह स्वर हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर 4 हैं, जो हैं ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों। अब ये संयुक्त स्वर, इन्हें क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अ, आ प्लस ई के योग से बने हैं, जो दो। ठीक है दोस्तों। जैसे अ, यहाँ पे अ हो या आ हो, और उसके साथ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो इनके संयोग से बनेगा दोस्तों ए, छोटा ए। और फिर अगर देखा जाए तो ये बड़ा ए बनेगा अ या आ के साथ छोटा ए, ये मिलके बनाएंगे बड़ा ए। ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अ या आ हो, इसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलके ओ स्वर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे ही अ या आ के साथ जब ओ मिलेगा तो ये बनाएंगे औ। ठीक है दोस्तों। तो यही है संयुक्त स्वर की परिभाषा। बात करें घोषत्व के आधार पर। घोषत्व यानी जब बोलने पे हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, उसके आधार पर सभी स्वरों को घोष या सघोष कहा गया है। क्योंकि सभी स्वरों को सघोष कहा गया है, यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, उसी आधार पर स्वर सघोष माने गए हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि बताइए स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिए, सभी स्वर घोषत्व के आधार पर स्वर होते हैं। अब बात करें इसके बाद निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर जिन स्वरों के बोलने में हवा केवल मुंह से निकलती है, वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, निर्नुनासिक। क्या मैं इसको ऐसे याद रखता था, निर्नुनासिक का मतलब होता है निर, नहीं नाक नहीं है, इसमें नाक का प्रयोग नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये हो गए निर्नुनासिक स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये दोस्तों निर्नुनासिक स्वर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसमें नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएगा अनुनासिक स्वर। ये वे स्वर हैं जिन्हें बोलने पर हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है दोस्तों। अनुनासिक को मैं इसको ऐसे याद रखता था, अनुनासिक, हाँ नाक भी है इसमें, तो इसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग होगा, मतलब दोनों, नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी जब भी हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे। जैसे ये अंग, आ, ई, इसके ऊपर चंद्र बिंदु, इस तरह अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है दोस्तों। इसको आप याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और वहीं देखा जाए तो अनुस्वार, अनुस्वार इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे अंग,
तो देखिए इसमें और इसमें यही डिफरेंस है दोस्तों कि यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और इसमें हवा जो है जब भी हम अनुनासिक स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, परंतु अनुस्वार में नाक का उच्चारण होता है। जैसे अंग, इसमें सिर्फ बिंदु है और यहाँ पे चंद्र बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वरों की सहायता से बोली जा सकती है या जिनको बोले जाने में स्वर सहायता करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, व्यंजन वे कहलाते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 है, जिसमें से मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन, अब बात करें स्पर्शी व्यंजन की जो 25 हैं, तो ये दोस्तों 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे इसमें अब, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो ये होगा दोस्तों कंठ्य वर्ग। उसके बाद आता है दोस्तों च वर्ग। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, इया, तो ये आता है दोस्तों तालव्य वर्ग में। उसके बाद आता है दोस्तों ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये होता है दोस्तों मूर्धन्य वर्ग में। उसके बाद आता है दोस्तों त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये आते हैं दंत्य वर्ग में। और आखिरी वर्ग आता है इसका प वर्ग, जिसमें आता है प, फ, ब, भ, म, जिसे ओष्ठ्य वर्ग में रखा गया है। तो दोस्तों इसे आप कैसे याद रखेंगे, अगर जैसे पूछ लेता है कि ये किस किस वर्ग के हैं, ये तो हो गया कचट तप। देखिए आप इधर याद रखिए क, च, ट, त, प, ये हो गया कचट तप। और इधर इसको याद रखेंगे कि कंठ्य, टी तालव्य, एम मूर्धन्य, डी दंत्य और ओ ओष्ठ्य। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ऐसे याद रखना, पर ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना पड़ेगा कचट तप। देखिए जैसे KTM2, तो इसे ये शॉर्ट फॉर्म में KTM2, तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए ड किस वर्ग का है, तो आपको अगर सीक्वेंस में याद है कचट तप, तो ट वर्ग में है ड, ट, ठ, ड, तो आपको ये पता लग जाएगा। इधर का सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा KTM2। तो जैसे अगर आपने को ये पता है कि ये ट वर्ग का है, तो ये KTM2, इधर कचट तप, इधर KTM2, तो ये मूर्धन्य वर्ग का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको ये पूछ लेगा कि बताइए द किस वर्ग का है या कौन सा व्यंजन है, तो इधर आपको अगर ये पता है कचट तप, त, थ, द, त वर्ग में आता है, तो त वर्ग KTM2 दंत्य, ये दंत्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। KTM2 ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इधर ये कचट तप हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इधर KTM कंठ्य, टी तालव्य, एम मूर्धन्य, डी दंत्य, ओ ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे देखते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, इसमें जो ऊपर ये वर्ग बताया है 5 वर्ग हैं, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो नासिक्य व्यंजन होता है। जैसे अंग, इय, अण, न, म। तो देखिए दोस्तों 5वां वर्ग, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, तो बात करें 5वां वर्ण, ये है जैसे वर्ग हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इनका 5वां वर्ण, ये पहला वर्ण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, तो प्रत्येक वर्ग का, इनमें जितने ये वर्ग हैं इनका 5वां वर्ण जो अंग है, जो इय है, ये ण है, ये न है, ये म है, ये दोस्तों ये होते हैं नासिक्य व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं नासिक्य व्यंजन, इसको आप याद रखिए। अब आते हैं दोस्तों घोषत्व या स्वर यंत्री में श्वास के। देखिए दोस्तों जैसे मैंने ऊपर बात करी थी स्वर के मामले में, तो वैसे ही यहाँ पे घोषत्व या स्वर यंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर, मतलब घोष करने पे, स्वर यंत्री में घोषत्व या स्वर यंत्री में जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, तो उस समय जब हमारे श्वास में कंपन होगा
या गले में कंपन होगा, स्वर यंत्रियों में कंपन होगा, तो उस आधार पे इन्होंने व्यंजनों को दो भागों में बांटा है। तो एक होता है सघोष व्यंजन, एक होता है अघोष व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं सघोष व्यंजन अघोष व्यंजन क्या है। तो बात करें दोस्तों सघोष व्यंजन की, तो सघोष व्यंजन वह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों में, अब देखिए बोल के देखिए, यहाँ पे इसकी परिभाषा आप समझिए, सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, जब भी हम इन वर्णों को बोलेंगे, तो जो हमारी स्वर यंत्रियाँ हैं इनमें कंपन होता है, उन्हें ही वे ही सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ग, आप बोल के देखिए ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ठ, ण। तो दोस्तों इन्हें बोलने पे हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन हो रहा है। और इसका एक ये नोट्स है, इस नोट को याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण सघोष व्यंजन होता है। आप इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। जैसे दोस्तों ये क वर्ग है, तो क वर्ग में 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ और अंग। तो दोस्तों ये देखिए, पहले और दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण सघोष व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात आते हैं दोस्तों अघोष व्यंजन पे। अघोष व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर, दोस्तों इसे थोड़ा सही कर दीजिए, यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने पे या जिनका उच्चारण करने पे हमारी जो स्वर यंत्रियाँ हैं इनमें कंपन नहीं होता। जैसे क, ख, ट, ठ, त, थ, प, फ, च, छ। और दोस्तों देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसका यही ट्रिक है, मैं इसे ऐसे ही याद रखता था। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, इनका जो इनके 2 पहले वर्ण हैं क और ख, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों क वर्ग है, तो क वर्ग में 5 वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। तो दोस्तों इसका जो इसमें देखे जैसे दिखाया गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तो ये अघोष व्यंजन में आता है। ऐसे ही अगर वो बोले च वर्ग, तो जैसे च, छ, ज, झ और इय, तो इन च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है च और छ, तो ये अघोष हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि अ से अघोष, अ से आगे के 2, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में जैसे क और ख, इसके शुरू के 2 व्यंजन है, तो पहला और दूसरा व्यंजन जो है पहले, तो मैं इसे ऐसे याद रख सकता, मैं इसको ऐसे याद रखता था, जैसे अघोष व्यंजन है तो अघोष आगे के 2, इसमें जैसे मेंशन किया गया, यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो मैं इसको ऐसे याद रखता था, अ से अघोष, अ से आगे के 2 वर्ण। तो आपको इससे जो है आसानी होगी याद करने में कि अघोष वर्ण क्या है, मतलब अघोष व्यंजन क्या है। तो अघोष व्यंजन वही है, अ से अघोष, प्रत्येक वर्ग के आगे के 2, अ से अघोष, अ के आगे के 2 व्यंजन, क और ख, प्रत्येक वर्ग के 2 व्यंजन, अ से अघोष, अ से आगे। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, 2 व्यंजनों के योग से जब कोई नया व्यंजन बनता है तो वो संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं।
देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण ये हैं अक्ष, त्र, ज्य और श्र। इसे दोस्तों वैसे ज्य पढ़ा जाता है, जिसे हम ज्ञ पढ़ते हैं इसे ज्य पढ़ा जाता है देखा जाए तो, और उसके बाद श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं। जैसे अक्ष बना है, तो अक्ष बना है क धन श के योग से। आप इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन ये एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि बताइए कि त्र किन किन व्यंजन के योग से बना है, तो ये बना है त धन र। वैसे ही ज्य बना है ज धन य के योग से। और वैसे ही श्र बना है श धन र के योग से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात इसमें याद रखने वाली यह है कि देखा जाए तो व्यंजन का वास्तविक रूप है, जैसे क हम बोलते हैं तो क जो वास्तविक व्यंजन का रूप है वो ऐसे है, ख ये वास्तविक व्यंजन है, ग व्यंजन का वास्तविक रूप ही यही है, इसके नीचे हल चिन्ह लगा होता है। जैसे ग लिखा है तो इसके नीचे हल चिन्ह है, क लिखा तो इसके नीचे हल चिन्ह है, ख लिखा तो इसके नीचे हल चिन्ह है। ये व्यंजन का वास्तविक रूप है, परंतु ये बोले नहीं जाते, क्योंकि जैसा ऊपर हमने परिभाषा में इसकी देखा है कि व्यंजन जो है, व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे ऊपर बताया गया है कि व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, व्यंजनों को बोलने में, व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता चाहिए होती है। तो वैसे ही दोस्तों फिर इनका रूप कैसे बदलेगा। देखिए दोस्तों, जब व्यंजन का वास्तविक रूप यह है क, प्लस जब इसमें स्वर अ आके जुड़ेगा तो ये बनेगा क, यानी इसके नीचे से हल चिन्ह हट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जैसे ख है, जैसे दोस्तों ये ख है, ये व्यंजन का वास्तविक रूप यह है जिसके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, प्लस जब इसमें स्वर आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ख। अब ये उच्चारित हो रहा है ख, क्योंकि स्वर इसमें आखिरी में आ गया है, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया है, तो ये उच्चारण, तो हम इसे स्वतंत्र रूप से बोल सक रहे हैं क्योंकि ये स्वर इसमें आके जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक रूप व्यंजन का यही है, जैसे इनके नीचे हल चिन्ह लगा होता है क, ख, ग, ये व्यंजनों का वास्तविक रूप है दोस्तों। जब इनमें स्वर आके जुड़ते हैं तब जाके इन्हें बोलने में हमें आसानी होती है, या स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब आते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। अब अगर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ऐसे आया है, कई क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं कई एग्जाम्स में, कि वो पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन कौन से अर्धस्वर हैं, तो आपको दे देगा य और वो। इस चीज़ को आप याद रखिए दोस्तों, य और वो अर्धस्वर है। र लुंठित है और प्रकंपित व्यंजन है। य और वो तो हो गए अर्धस्वर। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट ये आ जाएगा कि बताइए अर्धस्वर कौन कौन से, और अगर वो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में य और व दे देगा तो आप इसे याद रखिए कि य और व अर्धस्वर में आता है। र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ल पार्श्विक व्यंजन। देखिए दोस्तों, ल में मैं कई बार गलती करता था कि जैसे ल को मैं क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि बताइए ल इसमें से कौन सा व्यंजन है, अगर उसमें ऑप्शन में जैसे ल से लुंठित दे दिया है तो कई बार मुझसे मिस्टेक यही हुई है। तो कई बार मुझसे दोस्तों मिस्टेक यही है, जैसे ल दिया है और उसमें लुंठित भी दे दिया है ऑप्शन में, तो दोस्तों मिस्टेक मेरे से कई बार यही हुई है कि मैंने फ्लो में ल व्यंजन समझ के इसका ये लुंठित मार दिया, फ्लो में ल से व्यंजन, ल से लुंठित। तो दोस्तों ये गलती मत करना, क्योंकि अक्सर मैं ये गलती कर देता था। तो इसमें आप याद रखना, ल के साथ लुंठित, र के साथ लुंठित जाएगा, र लुंठित व्यंजन है, और ल के साथ जाएगा पार्श्विक व्यंजन। ल पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है जो हो जाती हैं, क्योंकि फ्लो में मैंने की है ये मिस्टेक, तो मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ल के साथ ल पार्श्विक में जाएगा, ल लुंठित में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ल पार्श्विक है, र लुंठित और प्रकंपित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन।
उच्छिष्ट व्यंजन दो हैं दोस्तों, ये अड़ और ढ। इनका उच्चारण ऐसे होता है, देखिए एक ड होता है, एक ढ होता है, ये ट वर्ग के हैं, परंतु जब इसके नीचे बिंदी लग जाती है यहाँ पे ट और ठ, तो ये बन जाते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, जैसे अड़ और ढ, अड़ और ढ। इनका एक खास बात है दोस्तों, अड़ और ढ, अड़ और ढ, अड़ और ढ, ये किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिए। ये शुरुआत में आएंगे ही नहीं किसी भी शब्द के, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अक्षर। ये दोस्तों अक्षर, अक्षर क्या है? अक्षर जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण हम एक सांस के साथ होता है तो वो अक्षर कहलाता है। जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण हम एक सांस में के साथ करते हैं तो वह अक्षर कहलाता है। देखिए अक्षर, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षर का अर्थ ही है जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, ठीक है दोस्तों, तो ये अक्षर है। सभी स्वर और स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर और स्वर युक्त व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन से मेरा यहाँ पे अर्थ, मेरा यहाँ पे प्राय यही है स्वर युक्त व्यंजन से, कि दोस्तों स्वर युक्त व्यंजन से आप क्या समझे? स्वर युक्त व्यंजन से जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि व्यंजन का जो वास्तविक रूप है वो ये है क, परंतु हम इसे स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ा। तो क इसे बोल के आप देखिए, ये हम बोल नहीं पाएंगे, बिना स्वर के सहायता के व्यंजनों को उच्चारित करना संभव नहीं है। क आप देखिए अ तो आएगा ही आएगा इसमें, तो ये व्यंजन का वास्तविक रूप है दोस्तों, जिसके नीचे हल चिन्ह लगाओ, और यहाँ पे बोला गया है स्वर युक्त व्यंजन ही अक्षर कहलाते हैं। तो स्वर युक्त व्यंजन का मतलब ही यही है दोस्तों, जब इस वास्तविक व्यंजन में क में अ जुड़ेगा तो ये दोनों, तो ये अगर पूछा जाए कि ये दोनों वर्ण है, अलग अलग पूछे जाए ये वर्ण है, परंतु जब इस क में अ जुड़ेगा तो ये बनाएगा क, तो इसका उच्चारण में हमें अब आसानी होगी, ये अब हम अच्छे रूप से उच्चारित कर। तो दोस्तों देखिए जैसे अब ये बनाएगा क, तो अब अब इसको हम ऐसे उच्चारित कर सकते हैं क, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों ख, ये व्यंजन का वास्तविक रूप है, जब इसमें स्वर अ आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा दोस्तों ख। या दोस्तों इसमें ख में अगर आप आ जोड़ दें, आ व्यंजन, तो ये बन जाएगा दोस्तों खा, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों स्वर युक्त व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वर का रूप जुड़ा है। ये स्वर, ये व्यंजन का वास्तविक रूप है जिसमें स्वर नहीं जुड़ा है, परंतु जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तो ये हो जाता है स्वर युक्त व्यंजन। तो वो इसी की बात कर रहा है दोस्तों, स्वर युक्त व्यंजन भी अक्षर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अ, आ, ई, क, ख, क्योंकि इसमें क, देखिए अब इस क के नीचे हल चिन्ह नहीं है, ख के नीचे हल चिन्ह नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अस्वर जुड़ा है, इसमें भी अस्वर जुड़ा है, ये स्वर युक्त व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है, कई बार मुझसे ही मिस्टेक हुई है, मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की जो सार्थक इकाई है, जिसका अर्थ है, जो कोई अर्थपूर्ण चीज़ है, वो वाक्य है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, इसका एक क्रम है, एक व्यवस्थित क्रम है इसका। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण जिसे कहते हैं, ध्वनि जिसे हम उच्चारित कर सकते हैं, वर्ण इस फॉर्म में कहा गया है कि उसे हम चिन्हों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि और वर्ण का यही कॉन्सेप्ट है कि ध्वनि जिसे हम उच्चारित कर सकते हैं, वर्ण में वो तब आ गया जब हम उसे चिन्हों के रूप में लिख सकते हैं, लिपि चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से। उसके बाद आता है दोस्तों अक्षर, ध्वनि वर्ण के बाद आता है अक्षर। अब अक्षर, ध्वनि वर्ण के बाद अक्षर, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। अब दोस्तों देखिए, जैसे अक्षर से आप एक चीज़ को समझिए, जैसे एज एन एग्जाम्पल कमल, जैसे कमल लिखा है, तो अगर कोई आपको पूछता है कि बताइए कमल में कितने अक्षर हैं,
कमल। तो जैसे इसकी डेफिनेशन भी थी कि जब किसी ध्वनि या ध्वनि समूह को हम एक श्वास में उच्चारित करते हैं तो वो अक्षर कहलाता है। अब देखिए जैसे कमल है, तो ये अक्षरों को हम एक श्वास में उच्चारित कर रहे हैं, कमल। अब ऐसा तो हम इसको नहीं बोल सकते क म ल, ऐसा तो नहीं होगा। एक सांस में ध्वनि समूह को उच्चारित करना, कमल, तो ये अक्षर कहलाता है। अब दोस्तों अगर इसमें आपको कोई पूछ लेता है बताइए कमल में अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप इसको तोड़िए, पहले इसका विच्छेद करिए। क, हल, अ। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था ये क कैसे बनता है, क प्लस अ से मिला के ही क बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क, म को कैसे तोड़ेंगे, म प्लस इसमें अ स्वर जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद ल के नीचे हल प्लस अ। तो देखिए दोस्तों क 2, अ, म 3, अ 4, ल 5 और 6 तो इसमें वर्ण हो गए। परंतु अक्षर कब बनेगा ये अक्षर तब बनेगा दोस्तों जब इसमें स्वर मिल जाएगा आगे। जब क और अ मिल जाएंगे तो क, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सक रहे हैं, ये स्वर युक्त व्यंजन है, तो ये अक्षर है। अक्षर, एक अक्षर ये हो गया, दो अक्षर जब ये दोनों मिल गए, म और अ मिल गए, म, जब ल और अ मिल गए, ल, तो अक्षरों की संख्या इसमें 3 है दोस्तों। और वर्ण की पूछा जाए तो क 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण है और 3 अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है दोस्तों ध्वनि वर्ण, उसके बाद आता है अक्षर, उसके बाद आता है पद, पद यानी शब्द। देखिए शब्द और पद में, शब्द और पद क्या है, शब्द को पद क्यों क्या है, शब्द तब तक स्वतंत्र है जब तक वो शब्द के रूप में बोला जा रहा है, परंतु जब शब्द का रूप प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो वह पद बन जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो वह पद बन जाता है। उसके बाद आएगा पद के बाद पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। दोस्तों ये सीक्वेंस डायरेक्ट एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें से क्या सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस यही है, सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, ध्वनि वर्ण, एक ध्वनि उच्चारण के रूप में ध्वनि है, जब उसे लिपि चिन्हों में लिख दिया गया तो वो वर्ण है। जिस वर्ण का हमने उच्चारण लिपि चिन्हों में कर दिया वो वर्ण हो गया, जब उसे बोल रहे हैं सिर्फ मौखिक तौर पे तो वह ध्वनि है। उसके बाद आएगा आपका दोस्तों अक्षर, उसके बाद आएगा दोस्तों पद जिसे शब्द, उसके बाद आएगा दोस्तों पदबंध, उसके बाद आएगा दोस्तों उपवाक्य, उसके बाद आएगा दोस्तों वाक्य। और वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।